स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में अनुच्छेद 18 तक कंप्लीट कर दिया था। अब इसमें हम अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं। अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 19 के कुछ पार्ट हैं। 19 को हमने 6 अधिकारों में आर्टिकल 19 है। जैसे कि आप जानते हैं 19 फर्स्ट का वाक स्वातंत्र्य है, मतलब कि ये एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि इसके अंतर्गत तुम कह सकते हो प्रेस की स्वतंत्रता हो सकती है, सरकारी गतिविधियों को जानकारी की अधिकार हो सकता है, शांति का अधिकार हो सकता है, कोई भी एक न्यूज़पेपर है उस पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार हो सकता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसमें हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हमारा अधिकार दूसरा कहता है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन, मतलब कि कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है, मतलब कि सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन भी कर सकता है, लेकिन बिना किसी हथियार के, ठीक है। उसके बाद 19 का है हमारा थर्ड, यानी 19 का तीसरा। इसमें क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई राजनीतिक दल हुआ, किसी कोई साझा फॉर्म हुआ, समितियां हुई, क्लब हुआ, संगठन, व्यापार संगठन, ये सब चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। 19 का फोर्थ ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद, मतलब कि आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब कि आप कहीं भी घूम सकते हो, अपने भारत देश में कहीं भी घूम सकते हो। मान लो वहाँ की कोई संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत कोई भी उसके लिए वहाँ पर प्रतिबंधित वो कर सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से अभियुक्त अगर बताएं तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप खुद जानते हैं कि किसी भी देश के किसी भी कोने में आप संचरण कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5 इसका 19 का 5 कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग पर बस जाने का अधिकार, ठीक है, यानी निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का पूर्णतः अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले प्रावधान था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन अभी हाल ही में उसका भी संशोधित हो चुका है, वो पूरी तरीके से आप सभी जानते हैं। जैसे कि आपने अगर वीडियो इसके बारे में पूरा जानना हो तो नागरिकता वाली वीडियो है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कारोबार करने का अधिकार। कारोबार का मतलब ये है कि कोई तुम्हारा व्यवसाय है, वो कोई पैसा है, तो वो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम अपने जीवन यापन करने के लिए हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ से बाहर जाकर कहीं रहे तो आप वहाँ पर अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कारोबार में ये होना चाहिए कि कोई एक पैसा हो जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, ठीक है, उसे आप कर सकते हो। उसके बाद हम अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी अगर अनुच्छेद हैं हमारे 7 थे, मतलब कि इसमें 7 पार्ट थे 19 के, लेकिन 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार ग्रहण अधिग्रहण करने से 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये समाप्त हो गया था। अब नाउ कम अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, दोषी है, लेकिन उसका दोष सिद्ध तब तक नहीं ठहराया जा सकता तब तक उसे कोई ऐसा कार्य या उसने वो अपराध ना किया हो। जैसे कि इसमें प्रावधान ये भी है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी अपराध को लेकर है। और भी है इसमें, जैसे कि कोई अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 21 है दैहिक स्वतंत्रता। इसको हम कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि इसमें अगर नॉर्मल सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, राज्य के बाहर जाने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी विनियोजन का अधिकार, ठीक है, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। इसमें सारे अधिकार हैं बहुत सारे,
लगभग 34, बहुत काउंटिंग नहीं है। तो वो हमारे होते हैं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसमें एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसमें अनुच्छेद 21 क यानी 6 से लेकर 14 वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था, आप इसको ध्यान से रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें अगर इसमें एक आर्टिकल और था हमारा जो हम पढ़ेंगे 45, ठीक है, उसमें भी शिक्षा को लेकर ही बात की गई है। लेकिन बहरहाल अब ये हो गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा है वो 21 कै में, और जो 45 वर्ष में है उसमें 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इससे रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे कि आप जानते हैं अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में सबसे पहले प्रावधान है कि गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रदान करता है। जैसे कि दंड है, दंड को कठोर है, मतलब कि एक व्यक्ति को दंड दे सकते हैं उसका अपराध उसने स्वीकार कर लिया हो या उसे अदालत में दोषी ठहराया जा चुका हो। ठीक है, ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना नहीं है, तो फ़िलहाल इतना ही है 22। ठीक है, गिरफ्तारी के संरक्षण में जैसे कि नॉर्मल सी बात है, मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए कोई केस हो गया किसी पर, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश होने का वहाँ पर होना ज़रूरी है, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और जैसे कि कोई इस पर वो नहीं है कोई ऐसा, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको रिहा करने का भी अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यवसायी से परामर्श प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, विधि व्यवसायी से, ये सब इसमें है आर्टिकल 22। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। सभी जानते हैं शोषण के विरुद्ध यानी मानव का शोषण। 23 में कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, मतलब कि एक बेगार, बेगार शब्द क्या होता है? बेगार शब्द का होता है कि बिना परिश्रमिक के काम कराना। ठीक है, ये एक भारतीय व्यवस्था है, विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी बोल सकते हैं, नाउ अब कम है, बहुत कम, क्या ना के बराबर है। खैर, तो इसमें है कि मान लो पुरुष महिला, ठीक है, उनको बेचना, उनके साथ दुर्व्यवहार, वैश्यवृत्ति, दास, ये सब शामिल हैं कि इन चीज़ों को दंडित करना, यानी एक निवारण हुआ था, इसका अधिनियम 1956 बनाया गया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कि मानव के दुर्व्यवहार को लेकर कि कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वैश्यवृत्ति हो गया, महिला बच्चों के साथ अपमान, अनैतिक दुर्व्यवहार, वैश्यवृत्ति तो इसमें है ही। बच्चों को जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तुम समझ सकते हो कि बेचना। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान, जैसे कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी, उसका अधिनियम बना था निरसन अधिनियम 1976 में। ये थोड़े पॉइंट हैं अलग से। उसी तरह जैसे तुम्हारा एक था समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में था, एक ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में था। तो ये सब अनुच्छेद 23 में इन चीज़ों का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करना अलाउ नहीं है। इसमें कारखाना अधिनियम हमारा 1948 आ सकता है। ठीक है, बागान श्रम अधिनियम 1951 हो गया, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 हो गया, ये सब इसमें अधिनियम है। तो कुल मिलाकर ये कि बालकों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, इसमें जुर्माना भी है इन पर। तो ये था हमारा, जो बच्चे हैं 14 वर्ष से पहले कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। अनुच्छेद 25 है हमारा कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। मानने का अधिकार है,
प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दूँ अनुच्छेद 25 का, कि मान लीजिए सिख हैं, सिख धर्म को मानने का अंग वो समझा जाएगा कि अपना कृपाण धारण करें और जो भी उनके 5 अपने तत्व हैं उनको लेकर वे चलें। सिख, बौद्ध, जैन सबको अपने धर्म मानने का पूर्णतः अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन क्योंकि जो अनुच्छेद 26 है वो हमारे, अब अनुच्छेद 26 को देख लेते हैं कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कि इसको धर्म से रिलेट करते हैं कि सामूहिक धार्मिक समूह, मतलब कि जैसे अनुच्छेद व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, तो 26 धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभागों की गारंटी देता है कि धार्मिक सामूहिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 27 के धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। इसका भी अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे धार्मिक उत्थान हुआ तो उसके रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यानी करों का जो कर होते हैं उनका प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव, उनकी उन्नति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 27 हो गया। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 28 कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। ठीक है, ये हमारा शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कोई भी एक संस्थान है जो राज्य से रिलेट करता है, ठीक है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या तो उसका प्रशासन राज्य कर रहा हो या किसी विन्यासी न्यास के अधीन हो। इसमें ऐसे संस्थान होते हैं जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करते हैं। ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसी तरह हमारा अनुच्छेद है 19, यहाँ से अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी भाषा में, लिपि में, संस्कृति में अपने आप को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी मान लीजिए कि राज्य के अंतर्गत कोई भी एक संस्थान आ रहा है तो उसमें धर्म, जाति या किसी भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 30 पर। 30 क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक, भाषाई हो, कोई भी हो, तो उन्हें अपने वर्गों या अपनी उनकी कोई रुचि शिक्षा संस्थानों की अधिकार है उनके पास कि वे शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार है, यानी अपनी भाषा में वे शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में कहीं भी या किसी भी जगह परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार से हो सकती हैं। पहला, जैसे कि राज्य से आर्थिक सहायता या मान्यता लेने वाले संस्थान हो कोई भी, या आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती उन्हें कहीं से, या किसी राज्य से मान्यता नहीं लेते। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका। इसमें मैंने आपको अनुच्छेद 30 तक करा दिए हैं। इसमें अब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रिट पढ़ाई जाएंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही हैं। ठीक है, तो गाइज़ उम्मीद यही करूँगा मैं आपसे कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और इसमें ऐसा कीजिए आप कि आपको अगर इससे पहले नहीं समझ में आएगा, अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। और हाँ गाइज़, ध्यान रखिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।